आज सिटी के साउथ में एक ऊंचे आलीशान ऑफिस बिल्डिंग की सफ़ेद बत्तियां खामोश बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में चमक रही थी। यहाँ बहुत सारी ऑफिस बिल्डिंग्स थी। उनमें से ज़्यादातर लगभग 20 फ्लोर्स ऊंची थी। एक 40 फ्लोर वाली 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग सफ़ेद रोशनी से जगमगा रही थी। बिल्डिंग की ऊपरी फ्लोर टेम्पररी खाली थी क्योंकि अभी तक कोई कंपनी यहाँ नहीं आई थी। पूरी फ्लोर में केवल कुछ काम के इक्विपमेंट थे जो रेनोवेशन के लिए तैयार किए गए थे। देर हो चुकी थी और जगह खामोशी में डूबी हुई थी। बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी पहली फ्लोर पर आधी नींद में सो रहा था और सर्विलांस में कैप्चर किए गए ग्रे सीन में एक भयानक फिगर को नहीं देख पा रहा था। फिगर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो एक कैमरे से तेज़ी से गायब हो गया और फिर दूसरे में तुरंत दिखाई दिया। वो धुंध के झोंके की तरह गायब होता रहा और वो कुछ ढूंढ रहा था। वो 40वीं फ्लोर तक गया, खाली फ्लोर जिसमें केवल एक बाहरी फ्रेम था। फर्श लंबा नहीं था, केवल 3 मीटर से ज़्यादा ऊंचा था। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी डल लग रहा था और शहर से आने वाली लाइट से फर्श पर परछाइयाँ बन रही थी। काला कोट, तेज़ और बर्फीला चेहरा, लाल होंठ। नकुल खिड़कियों के सामने खड़ा था, मॉडर्न लेकिन छोटे शहर के रात के सीन को देख रहा था। नॉर्मली वो अपने टेस्टी शिकार का आनंद लेते हुए नॉर्थ कंट्री क्लब में होता, लेकिन यह अब पॉसिबल नहीं था। उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था और वो एक अकेला वेम्पायर बन गया था। कारण सरल था, हंटर यूनियन ने उस पर अपनी नज़रें गड़ा दी थी। दूसरे शब्दों में, फैमिली को अब परवाह नहीं थी कि हंटर यूनियन ने नकुल का शिकार करने का फैसला किया था। वे कमज़ोर और डरपोक थे। वे अभी भी अपने पैरों के बीच अपनी दुम के साथ रह रहे थे, तब भी जब उनकी एबिलिटीज़ इंसानों और मैजिशियन से काफ़ी आगे निकल गई थी। नकुल के पास काफ़ी था और किसी तरह राहत मिली कि उसने फैमिली को छोड़ दिया था। कम से कम अब कोई उसके कानों के पास उन परेशान करने वाले रूल्स के बारे में बात नहीं करेगा। एक अजीब हवा का झोंका खाली फर्श से उड़ते हुए नकुल के सिर के पिछले हिस्से पर लगा। नकुल मुस्कुराया और अपना सिर घुमाए बिना बोला, तो क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ सेंसिबिलिटीज़ है? इसके बजाय तुमने इंस्टीट्यूट में अपना भेष धारण करना जारी क्यों नहीं रखा? जब मैंने कुछ दिन पहले पूछा था तो तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, तो तुम अब यहाँ क्यों आई हो? नकुल के पीछे एक महिला खड़ी थी। उसके पास एक पतला फिगर था जिसमें अव्यवस्थित लेकिन अभी भी एलिगेंट हेयर थे। एक एक कदम बहुत ही हल्के में लेते हुए उसका फिगर करीब आ गया। मरो जानवर! लड़की ने एक तेज दहाड़ लगाई। उसके सफ़ेद हाथ भयानक पंजों में बदल गए और 5 खंजर की तरह नकुल के गर्दन को पकड़ लिया। पंजों ने हवा में एक आफ्टर कूल निशान छोड़ दिया और नकुल की गर्दन पर गहरे घाव हो गए। नकुल को उम्मीद नहीं थी कि लड़की उस पर हमला करेगी। लकीली जब उसने हमले को भांप लिया तो उसने सहज रूप से चकमा दे दिया, नहीं तो पंजे उसे सीधे उसके गर्दन से उसके शरीर तक काट देते। क्या तुम पागल हो गई हो? ओह, तो ये तुम हो? नकुल ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और एक तरफ छिप गया। उसके उंगलियों के बीच की जगह से ताज़ा खून बह निकला। पहले जब नकुल के दिल पर खंजर से वार किया गया था तब कोई खून नहीं निकला था, लेकिन उसकी गर्दन कटने के बाद वो बाहर निकलने लगा। इससे पता चला कि उनके खून को वैम्पायर के कंधे के ऊपरी शरीर के अंगों में जमा किया गया था, खासकर सिर और गर्दन पर। नकुल को शुरू में लगा कि वो उसकी फैमिली की लड़की है, लेकिन जब उसने मुड़कर एक जाना पहचाना फिर भी अजीब चेहरा देखा तो वो चकित और थोड़ा डिसबिलीफ में था। अवनी? एक पल के लिए इन्फ्यूरिएटेड लड़की को घूरने के बाद नकुल हैरान रह गया। मैं तुम्हें मार दूंगी, अवनी ने फिर से दोहराया, जैसे कि वो बात करने की क्षमता खो चुकी हो और बस अपने दिल का सारा गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। तुम ब्लड ट्राइब में बदल गई? इम्पॉसिबल! ये पॉसिबल ही नहीं है। ब्लड ट्राइब में से एक के तुम्हें अपना खून दिए बिना तुम केवल एक बीस्ट में बदल जाओगी, नकुल ने हैरानी से कहा। पीला चेहरा, लाल होंठ और एक्सपोज्ड नुकीले दांत। उसका पिछला डेलिकेटेड एडोरेबल लुक पूरी तरह से बर्बर, पीड़ादायक और फ्यूरियस हो गया था। उसका ग्लैमरस लुक पहचान से परे था और उसका चेहरा नेगेटिव इमोशंस से भरा हुआ था। यह सच था कि नकुल अवनी को ब्लड ड्राइव में से एक में बदलने का प्लान बना रहा था। उसके मन में लड़की के लिए एक गहरा लस्ट था और वो उसे उनमें से एक में बदलना चाहता था ताकि वो हमेशा उसकी पार्टनर बनी रहे। हालांकि उसे ब्लड ट्राइब का रिचुअल पूरा करने का मौका नहीं मिला,
उसने पुलिस वूमेन का मर्डर कर दिया था क्योंकि अवनी को उसके पहले फीड के लिए देने के लिए उसे बहुत सारे ताज़े खून की ज़रूरत थी। उसने केवल उसका खून छोड़ा था जो ब्लड डायग्राम द्वारा मॉडिफाइड किए जाने के बाद उसके शरीर में वापस आ गया था, जो कि केवल पहला स्टेप था। पूरी तरह से एक वैम्पायर के रूप में बदलने के लिए ब्लड ट्राइब के किसी व्यक्ति का खून पीकर उसे ब्लड ट्राइब का खून विरासत में लेना होगा। नकुल ने रिचुअल से जागने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति का खून पिया था और वो एक वैम्पायर बन गया था। अधेड़ उम्र का आदमी तब उसका सीनियर बन गया था जिसे वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता था। नकुल अवनी को अपना खून पिलाना चाहता था ताकि वो उसका सीनियर बन जाए जिससे वो कभी उसके साथ विश्वासघात ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली उसे रिचुअल के बीच में ही फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था और जब वो नॉर्थ कंट्री क्लब पहुंचा तो किसी ने अवनी को पहले ही बचा लिया था। उसने किसका खून पिया? वो बीस्ट के बजाय ब्लड ट्राइब में से एक क्यों बन गई? अवनी ने अपना अटैक शुरू किए जबकि नकुल अभी भी हर चीज़ को लेकर उलझन में था। वो ठीक से अभी तक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह शारीरिक शक्ति का ही यूज़ कर रही थी। उसकी ताकत इतनी चौंकाने वाली थी कि उसने बेसिकली बिल्डिंग के एक पिलर को एक स्वाइप से ही अलग कर दिया। इसके अलावा उसकी स्पीड इनक्रेडिबल थी। नकुल को उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए अपनी पोजीशन को तेज़ी से स्विच करने के लिए अपने शैडो एलिमेंट पर भरोसा करना पड़ा। फिर भी वो उसे पकड़ने में कामयाब रही। एक वैम्पायर की स्ट्रेंथ उनके द्वारा प्राप्त रेयर ब्लड और उनके सीनियर्स पर भी निर्भर थी। वैम्पायर्स ने वंश पर बहुत ध्यान दिया। सीनियर जितना स्ट्रांग होगा उनके जूनियर उतने ही स्ट्रांग होंगे। हालांकि अवनी केवल एक दिन पहले एक वैम्पायर में बदली थी, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड नकुल की जनरेशन में पहले से ही सभी से आगे निकल गई थी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अवनी ने नकुल के कोट को पकड़ा और उसे हार्ड विंडो में पटक दिया और विंडो क्रैक हो गई। शिट! नकुल बेहद ही फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जिस लड़की को उसका सर्वेंट होना चाहिए था, उसका वंश अब उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने अवनी पर पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया था। उसने आखिर किसका खून पिया? उसका ऑरा ब्लड ट्राइब से अलग क्यों था? हम्म, तुम्हें पता भी नहीं है कि अपनी पावर का यूज़ कैसे करना है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? नकुल ने जमकर दहाड़ लगाई। लाल खून की धुंध तेज़ी से हवा में फैलने लगी और नकुल के सामने तैरने लगी। खून सरप्राइजिंगली नकुल के कंट्रोल में एक लंबी कैंची में बदल गया। खूनी कैंची आगे बढ़ी और अवनी की ओर स्लैश किया और उसके रास्ते में आने वाले सारे स्टील के बीम्स कैंची से चकनाचूर हो गए। नकुल क्रूरता से मुस्कुराया क्योंकि वो उसे पा नहीं सकता था तो वो उसे खत्म कर देगा। खून से बनी विशाल कैंची अवनी के सामने आ गई। अवनी को क्लियरली पता नहीं था कि डॉज करने के लिए अपनी स्पीड का यूज़ कैसे करना है। कैंची ने उसकी कमर पर वार किया और उसे उड़ते हुए भेज दिया। अवनी कुछ दीवारों को तोड़ते हुए पीछे की ओर उड़ गई जो रेनोवेशन के दौरान छोड़ी गई थी। टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। उसका शरीर भी इतना टफ है? नकुल ने अपने नुकीले दांत भींच लिए। उसकी खूनी कैंची एक वॉरियर लेवल बीस्ट को मार सकती थी अगर वे इसके खिलाफ बचाव न कर रहे हों। हालांकि इसने अवनी की कमर को काटने के बजाय केवल उसे उड़ते हुए भेजा था। ये साफ साफ दिखा रहा था कि उसका डिफेंस है कितना आउटस्टैंडिंग था। नकुल को शक होने लगा कि क्या अवनी सच में ब्लड ट्राइब में से एक है। अवनी, जिसका चेहरा कागज़ के टुकड़े की तरह पीला था, मलबे के बीच अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी अमानवीय निगाहें नकुल पर टिकी थी। इस वैम्पायर ने उसकी बहन को मार डाला था, जो उसकी फैमिली की एकमात्र सदस्य थी। इसलिए अवनी लंबे समय से उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी और अब इस धूर्त जानवर ने उसे भी वैम्पायर में बदल दिया था। जब उसने आदर्श की विस्मयकारी फिर भी उदासीन टकटकी और खुद के दुष्ट शर्मिंदा चेहरे को उसके होठों पर खून के निशान के साथ याद किया और केवल आंखों में धीरे धीरे खून बह रहा था जो अब आंसू नहीं बहा सकती थी, तो इसने उसे और भी पागल कर दिया। वो वैम्पायर से अपनी सबसे प्यारी बहन को मारने के लिए नफरत करती थी। वो गुस्से से अपना दिमाग खोने की कगार पर थी। उसका दिमाग वैम्पायर को मारने के एकमात्र विचार से भर गया था। वो गुस्से में थी कि वो अब उस आदमी का सामना नहीं कर सकती थी जिससे उसे हाल ही में इस वैम्पायर के कारण प्यार हो गया था। वो आदमी जिसने उसकी सुस्त ज़िंदगी में आशा की एक झलक लाई थी। निराशा उस सीमा से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जो वो सह सकती थी,
जैसे कि उसे ऊंची घाटी से नीचे फेंक दिया गया हो। उसके अभी तक अपने जीवन को ख़त्म नहीं करने का एकमात्र कारण यह था कि वो उस वैम्पायर को मारना चाहती थी जिसने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अवनी ने अपनी कमर पर लगे घाव को इग्नोर कर दिया। वो जिस भारी दुख को महसूस कर रही थी, उसके कारण वो दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी। पहले वो छोटे जानवरों तक को नुकसान पहुंचाने की भी हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब उसने अपने सामने वाले वैम्पायर के टुकड़े-टुकड़े करने की ठानी थी। उसने नकुल पर अटैक करना जारी रखा। फ्लोर पर एक काली शैडो ऑब्स्टेकल्स को पार कर गई और नकुल के सामने दिखाई दी। जब उसने एक बार फिर अपने नुकीले पंजों के साथ अटैक किया तो उसकी आंखों से रिसने वाले खून के साथ उसका चेहरा और भी ज़्यादा जंगली लगने लगा। सफ़ेद पंजों के स्वाइप के बाद एक सर्द झोंका आया। वो शुद्ध शारीरिक शक्ति से अपनी नफ़रत को पूरी तरह से बाहर निकाल रही थी। स्वाइप ने वैम्पायर के शरीर को पीछे हटा दिया। नकुल बहुत ही फुर्तीला था। वो हमेशा अवनी के अटैक्स को डॉज करने में कामयाब रहा। अचानक ही नकुल रुक गया और अवनी की ओर अपनी उंगली उठाई। पंखों के अनगिनत जोड़े अंधेरे से फड़फड़ाते हुए बाहर निकले। बड़ी संख्या में नुकीले पंखों वाले चमगादड़ सभी दिशाओं से आने लगे और आवाज़ें करने लगे। वे नकुल के ऑर्डर को मानते हुए अवनी की ओर उड़ान भरने लगे। उनमें से हर एक ने अवनी की ओर उड़ान भरते हुए उसके शरीर पर शैलो कट छोड़ दिए। और भी ज़्यादा चमगादड़ दिखाई देने लगे, लगभग अवनी के चारों ओर लिपटकर उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम अभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल पहले की तरह। नकुल ने कोल्ड स्माइल के साथ उपहास किया। नकुल की हथेली पर एक बर्फीले असाधारण चमक का उत्सर्जन करते हुए डार्कनेस का एक छोटा ब्लैक होल दिखाई दिया। नकुल ने ब्लैक सब्सटेंस को आगे पुश किया। इसकी ज़बरदस्त एनर्जी अवनी पर ब्लास्ट हो गई, जो अभी भी चमगादड़ से घिरी हुई थी। अवनी इफेक्ट से बहुत दूर खिसक गई। उसका शरीर हवा में घूमता हुआ फ्लोर्स के अंत के करीब ज़मीन पर ज़ोर से गिर गया। उसका शरीर लुढ़कता रहा और अंत में स्टील के ग्लासेस से टकराने के बाद रुका। वो काफ़ी देर तक ज़मीन पर पड़ी रही। बेवकूफ़ औरत, मेरे एफर्ट्स की क्या बर्बादी है। नकुल धीरे धीरे अवनी के शरीर के पास पहुंचा। उसकी आंखें घृणा और तिरस्कार से भरी थी। वो अभी भी अपनी खून बह रही गर्दन को पकड़े हुए था। ब्लड ट्राइब के लिए खून बहुत ही कीमती था, लेकिन अवनी ने उसे एक गंभीर नुकसान पहुंचाया था। नकुल अवनी के पास पहुंचा और उसे एक हाथ से उठा लिया। अवनी ने वैम्पायर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वैम्पायर के लिए गुस्से की लपटें उठ रही थी। बेवकूफ़, नकुल भी गुस्से में आ गया। उसने जोर से अवनी को पास की दीवार में पटक दिया। दीवार स्टील के कांच से बनी थी और अवनी के शरीर से टकराने पर लगभग टूट ही गई। ऐसा लग रहा था कि नकुल अवनी को जानबूझकर प्रताड़ित करना चाहता था, इसलिए वो उसे फिर से उठाकर दीवार के एक अलग हिस्से में पटकने लगा। एक साधारण इंसान अब तक टुकड़ों में टूट चुका होता, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाले बिना अवनी की केवल कुछ ही हड्डियाँ टूटी थी। अवनी का शरीर जितना स्ट्रांग था, उतना ही गुस्सैल नकुल बन गया। उसका वंश इस लड़की से कैसे नीचा था। जोरदार टक्कर के बाद स्टील का ग्लास टूट गया। कांच के नुकीले टुकड़े इधर उधर बिखर गए। अवनी किनारे के पास फ्लोर से टकराई और लगभग खिड़की से बाहर ही गिरने वाली थी। तेज़ हवा उससे 1 इंच दूर बह रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पैरों पर उठने की कोशिश की। फीरी फिस्ट। फ्लोर के एंट्रेंस पर एक धधकती रोज फ्लेम्स दिखाई दी। इसकी रोशनी ने नकुल के मुस्कुराते हुए चेहरे को उजागर करते हुए तुरंत ही अंधेरे फ्लोर को रोशन कर दिया। फायर फ्लेम्स आदर्श की दाहिनी कलाई के चारों ओर घूम रही थी, जो बाहर निकलने की कगार पर थी। उसे फिर से छूकर दिखाओ। एक जायंट फ्यूरी पंच पूरे फ्लोर पर चला गया और लगभग पूरे एरिया को भर दिया। फ्यूरी फिस्ट ने नकुल को हिट किया, जो समय पर डॉज नहीं कर सका। फ्यूरी फिस्ट के ज़बरदस्त इफेक्ट ने उसके शरीर को स्टील के ग्लास पर ज़ोर से पटक दिया। टक्कर से स्टील का ग्लास टुकड़ों में टूट गया और फायर फ्लेम्स पूरे फ्लोर पर फैल गई। आदर्श के पंच ने वैम्पायर को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। उसका शरीर फायर फ्लेम्स में घिरा हुआ था और वो पूरे 40 फ्लोर्स से नीचे सड़क पर गिरा, जिससे वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया।